हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 7 जो कि हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके एक इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होगा अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स और जानेंगे कि उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के, तो ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो एंड तक देखिए और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी टाइप्स के बॉन्ड्स हैं, उनके बारे में अच्छे से जान लें। क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन मिला तो एटलीस्ट आपका कम से कम 5 मार्क्स और मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स में आपको मिलेगा। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। तो देख सकते हैं जून 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर एडवांटेजेस। तो इसीलिए अभी आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि ये पेपर में आएगा क्वेश्चन आपका और आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। क्वेश्चन जो है ये यूनिट नंबर 12 से लिया गया है। दिस इज़ द पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो भी क्वेश्चन जून 2018 में पूछा गया था। तो दोनों क्वेश्चंस मिला के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, तो अभी जो भी वीडियो आप देखें मेरे चैनल पर, आपको इंश्योर करना है कि वीडियो एंड होते होते जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद हो जाएं। और हो सके तो एक नोटबुक मेंटेन कर लीजिए जिसमें आपके इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। डायग्राम्स एक बार बना के देख सकते हैं, जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड साथ ही साथ आप पेपर के टाइम पे आपने जो पॉइंट्स हैं उनको रिकैप भी कर सकते हैं बहुत इजीली। अदरवाइज वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जब भी आपको रिक्वायर्ड हो आप एक बार वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं मेजरली, अगर हम बात करें तो देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विच आर मेजरली यूज्ड। तो सबसे पहले होते हैं स्ट्रेट बॉन्ड्स, दूसरा होता है हमारे पास सिंकिंग फंड बॉन्ड्स। ओके, नंबर थर्ड वी हैव कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, नंबर फोर्थ वी डू हैव कॉकटेल बॉन्ड्स। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आते हैं बॉन्ड्स में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, सिक्स्थ वी हैव ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स एंड सेवन्थ वी हैव डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। तो ये मेजरली 7 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मार्केट में फाइनेंस रेज करने के लिए। ठीक है, तो बॉन्ड्स का जो यूज़ किया जाता है कंपनी और गवर्नमेंट के थ्रू टू रेज फाइनेंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। तो 7 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेट बॉन्ड्स, सिंकिंग फंड बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कॉकटेल बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। एक बार और पढ़ेंगे और सारे नेम्स याद कर लेंगे, इसके बाद हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस करेंगे इन सभी बॉन्ड्स के टाइप्स को और उनके एडवांटेजेस को। तो हमारा सबसे पहला बॉन्ड कौन सा है? स्ट्रेट बॉन्ड्स, दूसरा है सिंकिंग फंड बॉन्ड्स, तीसरा आता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, चौथा है कॉकटेल बॉन्ड्स, पांचवा है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, 6 नंबर पे है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स एंड द 7th एंड द लास्ट वन इज़ द डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। ओके, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन टाइप्स का एंड आगे हम बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। नाउ उससे पहले कुछ और टाइप्स के बॉन्ड्स भी होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे जिनके बारे में कंट्री के हिसाब से क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के इंडिविजुअल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। जैसा कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो म्यूनसिपैलिटीज़, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके थ्रू भी क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। तो कंट्री वाइज भी कई सारे अलग अलग तरह के बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ एंड बाकी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला आया आपका यांकी बॉन्ड्स, जो कि बेसिकली यूएसए में आपका इशू किया जाता है। ठीक है, यांकी बॉन्ड्स। नेक्स्ट वी डू हैव सामुराई बॉन्ड्स। सामुराई जैसा कि नाम है, ये बेसिकली जापान में आपके ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है गाइशा बॉन्ड्स। गाइशा बॉन्ड्स भी बेसिकली जापान के हैं। एंड नेक्स्ट वी डू हैव पब्लिक बॉन्ड्स। ये मोस्टली जितनी भी आपकी कंट्रीज़ है वहाँ पर आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे पब्लिक बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मोस्टली इशू किए जाते हैं। इसके अलावा वी हैव बुलडॉग बॉन्ड्स। बुलडॉग बॉन्ड्स जो हैं बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है बुलडॉग बॉन्ड्स। नेक्स्ट वी डू हैव अनलिस्टेड बॉन्ड्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कहीं भी लिस्टेड नहीं होते, उनको कहते हैं हम अनलिस्टेड बॉन्ड्स। तो ये हमारे कुछ और टाइप्स के बॉन्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कंट्री वाइज बेसिकली अवेलेबल होंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पीछे, 7 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में।
तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, जो कि है हमारे स्ट्रेट बॉन्ड्स. Let's talk about. So straight bonds are debt instruments used by the fixed income investors to lend money, creating debt to an entity such as government, municipality or an organization, which promises to pay the interest and the original loan amount at maturity. तो straight bond भी basically क्या है, debt instruments हैं, bonds हैं, जो कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं, वो इन्वेस्टर्स जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए होती है, वो इसमें ज़्यादातर पैसा अपना क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. और ये जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर कंपनीज़ के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं. और इसमें बेसिकली आपका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो ओरिजिनल अमाउंट होता है वो एक पर्टिकुलर डेट पे, जिसको हम मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, उस डेट पर क्या किया जाता है, पे कर दिया जाता है. बहुत ही सीधे रूल्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं स्ट्रेट बॉन्ड में. ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं, ज़्यादा कोई रिस्क नहीं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बॉन्ड्स. Now the next point says a straight bond is also called as a plain vanilla bond or a bullet bond and can be bought by investors either in the primary or the secondary market. तो जो हमारे straight bonds हैं उनको आप plain vanilla bond भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बुलेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं. तो स्ट्रेट बॉन्ड्स को हम दो और नामों से जानते हैं. सबसे पहला है प्लेन वनीला बॉन्ड और दूसरा है बुलेट बॉन्ड. ओके, और ये कोई भी इन्वेस्टर प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट से परचेज कर सकता है. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. स्ट्रेट बॉन्ड कैन बी परचेज्ड बाय एनी इन्वेस्टर इन द प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट. नाउ गाइज एक एग्जांपल याद रख लीजिए, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं यूएस के, वो एग्जांपल हैं स्ट्रेट बॉन्ड्स के. ओके, सो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड्स. Now the next point says a straight bond pays fixed interest rate at regular intervals at maturity and at maturity pays back the principal that was originally invested. तो guys स्ट्रेट बॉन्ड की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड इंटरवल पर मिलता है, और मैच्योरिटी पीरियड होते ही आपको आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी जो बेसिकली बॉन्ड इशूअर होता है वो प्रोवाइड कर देता है. तो जितने भी बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको ये फ़ायदा है इन बॉन्ड्स में कि उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और मैच्योरिटी पर बेसिकली क्या है, आपका जो पूरा अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा विदाउट एनी इशू. Now a straight bond has no special features compared to other bonds with embedded options. It means that it does not include a conversion feature or a floating coupon rate or an extendable maturity date और any other characteristic. तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट बॉन्ड बेसिकली एक स्ट्रेट बॉन्ड है, कोई भी स्पेशल फीचर नहीं होता इस बॉन्ड में. और स्पेशल फीचर्स की अगर बात कर रहा हूँ तो स्पेशल फीचर्स में आता है कि बॉन्ड्स को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है स्ट्रेट बॉन्ड में. कूपन रेट चेंज जो आपका है वो फिक्स्ड है, फ्लोटिंग नहीं हो सकता है इसमें. फ्लोटिंग में कभी कभी आपको ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है, फिक्स्ड में तो आपका फिक्स्ड रहना ही है अमाउंट. मैच्योरिटी डेट एक्सटेंड नहीं की जा सकती इन बॉन्ड्स की, ध्यान रखिएगा. और बाकी कोई भी और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, फिक्स्ड इंटरवल पर, और मैच्योरिटी पर आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाएगा. तो जैसे कि एक एफडी में होता है फिक्स्ड डिपॉजिट में, सेम कंडीशंस आर एप्लीकेबल हियर. सो आई एम श्योर कि आपको पहला जो पॉइंट था स्ट्रेट बॉन्ड्स का वो समझ में आ चुका होगा. अब बात करेंगे अब सेकंड टॉपिक की, जो कि है सिंकिंग फंड बॉन्ड्स. ठीक है, तो सिंकिंग फंड बॉन्ड्स क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट. So a sinking fund bond is a bond that requires the issuing entity to create a sinking fund to be used as collateral in case the issuer cannot pay the bondholders in the future. तो गाइज सिंकिंग फंड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी बॉन्ड इशूअर होता है वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को टाइमली पे करने के लिए क्या करता है, एक सिंकिंग फंड क्रिएट करता है. सिंकिंग बेसिकली, सिंक का मतलब होता है डूबना, कि कहीं आपका फ्यूचर में कोई ऐसी कंटिंजेंसी ना आ जाए जिसकी वजह से आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है बॉन्ड का वो पे नहीं किया जा सकता. तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है, जिसमें आपका हर साल क्या किया जाता है, अमाउंट डाला जाता है, सो दैट जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको फ्यूचर में अमाउंट पे किया जा
जा सके विदाउट एनी प्रॉब्लम, और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो सिंकिंग फंड के अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। तो सिंकिंग फंड बॉन्ड में बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें जो बॉन्ड इशूअर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना पड़ता है कोलेटरल के तौर पर, और जो भी आपके इशूअर्स होते हैं वो अच्छे से और टाइमली पे कर पाएँ अपने बॉन्ड होल्डर्स को, इसीलिए बेसिकली क्या करते हैं, सिंकिंग फंड को क्रिएट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट से सिंकिंग फंड बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय स्मॉल रिस्की कंपनीज टू अश्योर द इन्वेस्टर्स दैट दे विल गेट द मनी बैक। तो जो सिंकिंग फंड बॉन्ड्स होते हैं ये बेसिकली इशू उन कंपनीज़ के थ्रू किए जाते हैं जो कि बेसिकली स्मॉल लेवल पर कम्पीट कर रही होती हैं, यानी कि स्मॉल लेवल छोटे लेवल की जो कंपनीज़ होती हैं वो बेसिकली सिंकिंग फंड क्रिएट करती हैं जिससे कि वो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट विन कर सके और जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल अमाउंट है उसको ऑब्टेन कर सके। तो यहाँ पर सारा खेल ट्रस्ट का है। ट्रस्ट जनरेट करने के लिए क्या कर रही हैं, वो ऐसे बॉन्ड्स इशू कर रही हैं और बेसिकली एक फ़ंड क्रिएट कर दे रही हैं जिससे कि इन्वेस्टर को लगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी। सो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 3. And point number 3 says, under the sinking fund bonds, the issuer would redeem a fraction of the issue each year so that small amount remains to be redeemed at maturity. तो गाइज सिंकिंग फंड बॉन्ड्स में अगर हम बात करें तो जो बॉन्ड इशूअर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट होता है बॉन्ड्स का वो रिडीम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो एक फ़ंड जो क्रिएट किया जाता है सिंकिंग फंड, उसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है हर साल क्या किया जाए, बॉन्ड्स का अलग से रख दिया जाए ताकि हर साल कुछ अमाउंट कम हो जाए और मैच्योरिटी होते होते, यानी कि जो मैच्योरिटी टाइम होता है किसी भी बॉन्ड का, तब तक मैच्योरिटी पीरियड आने तक बहुत ही थोड़ा अमाउंट रह जाए जिसको रिडीम करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए टोटल 5 साल के हमने कोई बॉन्ड्स लिए, ठीक है, और टोटल उसकी जो कीमत है वो है 1 करोड़। हर साल हमने टारगेट रखा कि 20 लाख के जो बॉन्ड अमाउंट है हम उसको क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में डालते जाएंगे। तो पहली ईयर में हमने 20 लाख डाले, दूसरे ईयर में हमने 20 लाख डाले एंड तीसरे ईयर में भी हमने 20 लाख का अमाउंट जो था वो रखा सिंकिंग फंड में। चौथे ईयर में फिर हमने 20 लाख का रखा और फाइनल ईयर आते आते अब हमारा जो 1 करोड़ का अमाउंट था वो सिर्फ 20 लाख का रह जाता है, जो कि बहुत ईजी होगा किसी भी एक स्मॉल साइज़ कंपनी को मैनेज करना। ठीक है, 1 करोड़ का अमाउंट किसी कंपनी के लिए जो कि बहुत ही स्मॉल लेवल पे डील कर रही है बहुत बड़ा अमाउंट है अगर एक साथ उसको बियर करना पड़े, लेकिन अगर 5 साल में उसी अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाए और एक छोटा छोटा पोर्शन भी ऐड किया जाए तो दैट कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एकदम से 1 करोड़ का कैश फ्लो होना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है एक छोटी कंपनी के लिए। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सिंकिंग फंड बॉन्ड्स इस तरीके से काम करते हैं और जितनी भी स्मॉल रिस्की कंपनीज होती हैं उनके लिए बेस्ट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं ये। ठीक है, नाउ बात करेंगे अपने थर्ड टाइप के बॉन्ड्स के बारे में जो कि हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। नाम से ही पता चल जाता है कि इन बॉन्ड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस। Now, point number 1 says a convertible bond is a fixed income corporate bond that yields interest payments and can also be converted into a predetermined number of common stock or equity shares. तो गाइज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बेसिकली क्या है, फिक्स्ड इनकम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड रहता है और साथ ही साथ एक स्पेशल फीचर जो कि आपको इन बॉन्ड्स में मिलता है वो है आपका कन्वर्टिबिलिटी का, यानी कि इन बॉन्ड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी कॉमन स्टॉक या फिर इक्विटी शेयर्स में, और इनका जो नंबर्स होता है जिनमें कन्वर्ट किए जाएंगे वो ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है या प्री डिफाइंड होता है कंपनी की तरफ से जिसके बॉन्ड्स आपने परचेज किए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज इन अदर वर्ड्स these are those bonds that can be exchanged for equity shares either of issuing company or some other company। तो यहाँ पर जो issuing company होती है जो कि bonds को issue करती है, या तो वो अपने कंपनी के शेयर्स आपको प्रोवाइड करेगी या फिर कोई आपकी पेरेंट कंपनी है या फिर उससे रिलेटेड कंपनी या किसी और कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आपको कन्वर्टेबिलिटी के ऑप्शन में प्रोवाइड कर सकती है। तो ध्यान रखिए, या तो अपने खुद कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो आपको क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है
फॉर योर बॉन्ड्स, या तो किसी और कंपनी के जो शेयर्स हैं या फिर स्टॉक्स हैं वो आपको कन्वर्ट करके दे दिए जाएंगे फॉर द बॉन्ड्स विच विल बी परचेजिंग। तो जितने भी बॉन्ड होल्डर्स हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में ये बेनिफिट ऑब्टेन कर सकते हैं। अपना जो फिक्स्ड इनकम होता है इंटरेस्ट का वो तो अर्न करते ही हैं, इसके अलावा कन्वर्टेबिलिटी का ऑप्शन हमेशा उनके पास रहता है। Now convertible bonds commands a higher market value because of convertibility privilege। तो जैसा कि आपके फीचर्स ज़्यादा हैं इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में, तो इसीलिए इनके जो मार्केट प्राइस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि इनमें आपका एक कन्वर्टिबिलिटी फीचर होता है। तो कन्वर्टिबिलिटी प्रिविलेज होने की वजह से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मार्केट में हाई वैल्यू पर सेल किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आपके महंगे बिकते हैं मार्केट में एज़ कम्पेयर टू अदर बॉन्ड्स, बिकॉज इनमें कन्वर्टेबिलिटी का प्रिविलेज होता है। ओके, तो आई एम श्योर कि कन्वर्टिबिलिटी बॉन्ड आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जो कि है कॉकटेल बॉन्ड। कॉकटेल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का मिक्सचर होना, ठीक है। तो ये बेसिकली वो टाइप के बॉन्ड्स होंगे जहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ करेंसीज का मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। तो कॉकटेल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर डिनोमिनेटेड इन अ मिक्सचर ऑफ करेंसी। तो कोई भी बॉन्ड अगर बहुत सारी करेंसीज के मिक्सचर के थ्रू बनाया जाता है तो वो कहलाता है कॉकटेल बॉन्ड्स, ठीक है। तो कॉकटेल बॉन्ड्स में बेसिकली कम से कम 2 करेंसी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपका नंबर नहीं है। आप जितनी करेंसीज अवेलेबल हैं उन सब का बना सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा करेंसीज ऐड करेंगे उतना ही आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि कॉकटेल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि मिक्सचर ऑफ करेंसी में डिनोमिनेट किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी करेंसीज का मिक्सचर होते हैं। Now the next point says there are 2 forms of cocktail bonds. One is denominated in special drawing rights and the other is denominated in euros. तो गाइस 2 तरह के कॉकटेल बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहला है स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, ठीक है। तो SDR बेसिकली जो करेंसी होती है जो कि किसकी है आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताइए। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है, IMF में सबके स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं SDRs, ध्यान कीजिए इस चीज़ को। तो जो SDR होती है कॉकटेल बॉन्ड्स उसमें डिनोट होते हैं या फिर यूरोज़ में डिनोट होते हैं। तो इन 2 फॉर्म्स में ही कॉकटेल बॉन्ड्स बेसिकली क्या होंगे, आपके डिनोट किए जाएंगे, डिनोमिनेट किए जाएंगे बेसिकली, ठीक है। Now the investor purchasing the cocktail bonds will get the currency diversification benefits। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो कॉकटेल बॉन्ड्स में बेसिकली जो भी इन्वेस्टर्स इनको परचेज करेंगे उनको करेंसी डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। अभी करेंसी डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जब एक करेंसी में फ्लक्चुएशन आता है यानी कि उसका डिप्रिसिएशन होता है तो दूसरी करेंसी में अप्रिसिएशन उसको कवर अप कर लेता है। दिस इज़ व्हाट करेंसी डाइवर्सिफिकेशन इज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका आंसर मेंशन भी किया है, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन मींस दैट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एनी करेंसी इज ऑफसेट बाय एप्रिसिएशन ऑफ अनदर करेंसी। तो एक करेंसी में डेप्रिसिएशन आने से दूसरी करेंसी में अप्रिसिएशन आने पर जो आपका ऑफसेट यानी कि जो आपका सेटअप किया जाता है वो कहलाता है बेसिकली करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। और करेंसी डाइवर्सिफिकेशन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो ना अब थोड़ा सा बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कौन कौन सी बेसिकली करेंसी हैं एंड कितनी करेंसीज आती हैं। तो SDR जो है हमारा यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसमें बेसिकली 5 मेजर करेंसीज इंक्लूड की जाती हैं। और यूरोज़ की अगर हम बात करें तो यूरोज़ बेसिकली 11 करेंसीज़ का एक बास्केट होता है। तो अब SDR में कौन सी 5 करेंसीज़ आती हैं और यूरोज़ में कौन सी 11 करेंसीज़ आती हैं, ये आपका क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, पता करिए, कमेंट में लिखिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो पाए, ठीक है। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप के बॉन्ड्स के बारे में जो कि है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो अब फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। तो यहाँ पर 2 तरह के रेट्स होते हैं। देखिए मार्केट में हम बात कर रहे हैं तो बॉन्ड्स पर आपको क्या मिलेगा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो फिक्स्ड होगा जैसा कि हमने देखा स्ट्रेट बॉन्ड्स के केस में होता है, इवन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के केस में भी आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नाउ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स बेसिकली वो बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट यानी कि जो कूपन रेट होता है वो कैसा होता है, फ्लोटिंग होता है, फिक्स्ड नहीं होता। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड विच डज़ नॉट कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे बॉन्ड्स जिस पर
कोई भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिक्स रेट ऑफ कूपन नहीं होता, वो कहलाते हैं आपके फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स इशू किए गए थे इटली में ड्यूरिंग 1970s। तो 1970s में सबसे पहली बार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? इटली में। याद रख लीजिए, सबसे पहली बार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को कहाँ पर इशू किया गया था? इटली में। कब किया गया था? 1970s में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग रेट नोट्स और फ्लोटर्स। और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को हम किस और नाम से जानते हैं? फ्लोटिंग रेट नोट्स या फिर फ्लोटर्स के नाम से। आई रिपीट, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग रेट नोट्स और फ्लोटर्स and it comes with a coupon or interest rate varying typically every 6 months। और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की अगर हम खासियत की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो कूपन रेट होता है या फिर इंटरेस्ट रेट जो होता है इनका, वो हर 6 महीने में बदलता रहता है बेसिकली। ठीक है, 6 महीने भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कभी कभी केसेस में उससे जल्दी भी आपका ये चेंज हो जाता है। अब किस तरीके से जो फ्लोटिंग रेट्स हैं बेसिकली बॉन्ड्स के, वो डिसाइड किए जाते हैं? तो ये बेसिकली डिसाइड किए जाते हैं आपके मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि लिबोर हो गया, लिबियन हो गया, लिमीन हो गया। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लिबोर, लिमीन। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, ऐसे मार्केट्स के थ्रू बेसिकली हम क्या करते हैं, जो बॉन्ड्स के फ्लोटिंग रेट है उनको डिटरमाइन करते हैं। तो अंडर द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट पेएबल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इज सेट विद रेफरेंस टू द मार्केट इंडेक्स सच एज लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो बेसिकली लिबोर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है, उसके मार्केट इंडेक्स के थ्रू मोस्टली क्या किए जाते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट डिसाइड किए जाते हैं। ओके, तो क्या होते हैं लिबोर, क्या होते हैं लिमीन, क्या होता है बेसिकली, तो इनके बारे में अगर आपको पता है नोट्स में मेंशन कीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए। नहीं पता तो इस पर मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूँगा एक। ठीक है, फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो होगा, और आपके लिए भी मैं ऐड कर दूंगा ताकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर पाएँ। ओके, नाउ गाइस बढ़ते हैं अपने 6th टाइप के बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ 6th जो हमारे टाइप ऑफ बॉन्ड हैं वो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, तो जानेंगे ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो अ ज़ीरो कूपन बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड वेयर द फेस वैल्यू इज़ रीपेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इट डज नॉट मेक पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स और हैव सो कॉल्ड कूपन रेट्स। तो ज़ीरो कूपन रेट यानी कि ऐसे बॉन्ड्स जिस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं प्रोवाइड किया जाता, ऐसे बॉन्ड्स कहलाते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। कूपन बेसिकली इंटरेस्ट है, यानी कि ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स होते हैं। तो ऐसा बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू पे की जाती है मैच्योरिटी पर, वो कहलाते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। इनमें कोई भी आपका पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाता और ना ही किसी तरह का कूपन रेट होता है। ठीक है, तो अब किस तरीके से इसमें फ़ायदा मिलता है, एक इन्वेस्टर इसमें अगर पैसे अपने लगा रहा है, एक इन बॉन्ड्स को ख़रीद रहा है, तो क्या फ़ायदा है उसको, क्योंकि आपको मैच्योरिटी पे तो आपका सिर्फ फेस वैल्यू मिलेगा। यानी कि 100 रुपये का अगर ये बॉन्ड था तो आपको एट दी एंड 2 साल 5 साल जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड है, उस पर कंपनी या फिर बॉन्ड इशूअर जो है वो 100 रुपये दे रहा है आपको। तो क्या फ़ायदा है इन बॉन्ड्स को परचेज़ करने का, इन पर तो कोई इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं किया जाता। तो लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से इन पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनका मान करते हैं। एंड इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स को किस और नाम से जाना जाता है। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट बॉन्ड्स। तो गाइज इनको डिस्काउंट बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब ये बॉन्ड्स को परचेज़ किया जाता है तो उन पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है बॉन्ड इशूअर की तरफ से। और ये बेसिकली उन कंपनीज़ के साथ होता है जो नई होती हैं, जिनकी मार्केट में आपकी फेस वैल्यू ज़्यादा नहीं होती। तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं और उनको काफ़ी डिस्काउंट पर प्रोवाइड कराती हैं। और बेसिकली ये कोई फिक्स्ड पेमेंट या पीरियोडिक पेमेंट उनके सिर पे ना पड़े और मैच्योरिटी पर ज़्यादा आपका टेंशन क्रिएट ना हो आपकी आउटफ्लो की। तो इसके लिए जो बेसिकली मैच्योरिटी पर अमाउंट पे किया जाता है वो क्या है, ऑलरेडी फेस वैल्यू होती है उस बॉन्ड की। लेकिन जो इनिशियली आपका अमाउंट चार्ज किया जाता है उन बॉन्ड्स के लिए वो कैसा होता है, काफ़ी डिस्काउंट पर होता है।
तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स बेसिकली आर परचेज्ड एट सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स फ्रॉम द फेस वैल्यू एंड आर रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी। तो जो फेस वैल्यू होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है जब इनिशियल परचेज किए जाते हैं ये सारे बॉन्ड्स, और इसके बाद मैच्योरिटी पर बेसिकली क्या किया जाता है, फेस वैल्यू में इसको रिडीम कर लिया जाता है। तो आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा डिफरेंस कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में बेसिकली किस तरीके से इन्वेस्टर्स अर्न करते हैं। तो मान लीजिए एक कूपन बॉन्ड है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड है जो कि 100 रुपये का है, ठीक है, और इनिशियली जब इन्वेस्टर उसको परचेज़ करता है तो वो परचेज़ करता है उसको 70 रुपीज़ में, और फाइनली जब मैच्योर इसको किया जाता है तो उसको 100 रुपये मिल जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ 30 रुपीज़ की जो इनकम होती है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स की अर्निंग हो जाती है फॉर परचेजिंग दोज ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। सो नाउ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स की, तो इसमें आते हैं यूएस सेविंग बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स के। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, यूएस सेविंग बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड्स बेसिकली। तो ये हमारा है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। हमने देखा ज़ीरो कूपन बॉन्ड को हम बोलते हैं डिस्काउंट बॉन्ड्स। अब एक और नई कैटेगरी है बॉन्ड्स की जो कि है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। क्या होते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, लेट्स टॉक अबाउट। सो अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट सेल्स एट अ प्राइस विच इज 20% or more below the face value of the bond and carries a low rate of interest during the term of the bond। तो जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है उसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाता, लेकिन डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स में बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, लेकिन जो आपके रेगुलर बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रेट बॉन्ड्स होते हैं, उन सब से कम होता है। यानी कि इंटरेस्ट तो पेड होता है लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट पेड होता है जो भी पूरा मैच्योरिटी पीरियड होता है उसमें। और इसके अलावा जब इनको परचेज़ किया जाता है तो इन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है ऑलरेडी, यानी कि 20% या उससे ज़्यादा ही इनकी फेस वैल्यू पर आपको क्या मिलेगा, कम आपका डिस्काउंट मिलेगा। तो इसीलिए इनको बोला जाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में हो सकता है कि आपको डिस्काउंट 5% मिले, 10% मिले या 20% से कम मिले, हमेशा आपका पॉसिबल नहीं है, और कभी कभी केसेस में ज़्यादा भी मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि जो बॉन्ड्स इशू कर रहा है उसका मार्केट में गुडविल कैसा है। नाउ डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के केस में जो अमाउंट आप पे करोगे फेस वैल्यू का लगभग 20 या उससे ज़्यादा कम होगा, 20% से ज़्यादा ही कम होगा। यानी कि एक 100 रुपये का जो आपका बॉन्ड है उसका अमाउंट आप या तो 80 या उससे कम में ही उसको परचेज़ करेंगे, एंड साथ ही साथ इसमें आपका जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको मिलेगा, बेसिकली लो होगा लेकिन होगा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अ ज़ीरो कूपन बॉन्ड एंड अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स which is something which you need to understand and clarify. Now the next point says deep discount bonds allows investors to lock in a better rate of return for a longer period of time since these bonds are not likely to be called. Investors also enjoy the leverage that comes with such investments. However, investors must be prepared since these bonds includes typically higher risk. तो गाइज डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। एक तो डिस्काउंट इनिशियली है ही आपका काफ़ी ज़्यादा, दूसरी बात इंटरेस्ट भी आता रहता है आपका टाइमली, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म में इनको कॉल भी नहीं किया जाता। इसके अलावा कई सारे और लेवरेजेस हैं जो कि आप क्या करते हैं इन बॉन्ड्स पर अवेल करते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर यू आर गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स। कम आपका डिस्काउंट पे भी आपका ये बॉन्ड्स मिल रहे हैं आपको, और डिस्काउंट्स हैवी हैं, इंटरेस्ट है, एंड जो टेन्योर है इन बॉन्ड्स का वो भी काफ़ी लंबा होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इन बॉन्ड्स पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप कोई भी बॉन्ड्स परचेज़ करें, ध्यान रखिए उन पर आपका रिस्क भी रहेगा। अगर बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो उतना ही उन पर रिस्क रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स में काफ़ी ज़्यादा लेवरेज है एक इन्वेस्टर को अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है इनमें, और उसी हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट्स या ज़्यादा लेवरेज होने की वजह से जो रिस्क हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। कोई कंपनी अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट पर दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि उस कंपनी के साथ में कोई इशू है या उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड एट दी एंड बॉन्ड इशूअर को ही आपको क्या करना है, बेसिकली पे आउट करना है उन बॉन्ड्स के लिए।
तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बॉन्ड्स भी आपके थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे, आपका जो इनकम है वो भी इंक्रीज नहीं होगा। सो गाइज नाउ अभी हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिस्कस हो चुके हैं। आई एम श्योर कि सभी बॉन्ड्स के टाइप्स आपको समझ में आ चुके होंगे कि इसमें क्या फ़ायदा है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स एंड स्टे सेफ। बाय बाय।